नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। सत्यमेव जयते, जीत की हमेशा सच्चाई ही मिलती है, जीत उसी की होती है जो सच्चा होता है। और आज बिल्किस बानो को भी जीत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। रेप और मर्डर के मामले में रिहा हुए 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। बिल्किस की कानूनी लड़ाई कितनी चुनौतियों से भरी थी और कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतिहास बना, आज पूरा ऑर्डर आपको दिखाएंगे। वैसे खबर तो पूरी दिल्ली में हो रहे बवाल की भी आपको दिखानी है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। जंतर मंतर पर अनशन हुआ। नई पेंशन स्कीम को खत्म करने की मांग क्यों हो रही है, आज सरकारी कर्मचारियों का दर्द आपको सुनाएंगे। दर्द तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई नए मंत्रियों का भी है, जिन्हें या तो टूटा फूटा बंगला मिल रहा है या फिर नए बंगले के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वाले ने खाली नहीं किया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के बंगले की बिगड़ी हुई हालत कॉलिंग कार्ड में आज आपको दिखाएंगे। देर सवेर नेताजी को बंगला मिल जाएगा, लेकिन बिहार को अच्छा क्रिकेट स्टेडियम कब मिलेगा? जो पुराना है वो खस्ता हाल है। बिहार के युवा कैसे खेलेंगे, कैसे सूबे का नाम रोशन करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट में बिहार सरकार से पूछेंगे और बीसीसीआई को बताएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की करनी है, जिसका मैसेज सिर्फ केस या एक पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाला। इस फैसले का असर दूरगामी होगा। इसकी गूंज कई दिनों तक, आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस सभी दोषियों को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया गया है। 2 हफ्ते में सबको सरेंडर करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जन भय्यू की बेंच ने यह ऑर्डर जारी किया। फैसले में कई तथ्यों पर बारीकी से चर्चा हुई। जज साहिबान ने बताया कि रिहाई का फैसला असंवैधानिक है। सख्त शब्दों में कहा गया कि गुजरात सरकार को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। अगर रिहाई की अपील पर सुनवाई होनी थी तो यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का होना चाहिए था। कोर्ट ने फैसले में और क्या क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, यह आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद बिल्किस के परिवार ने कैमरे पर क्या बताया, यह रिपोर्ट आपको सब कुछ बताएगी। इतिहास जब अन्याय और न्याय के बीच का फासला तय करेगा, देश की अदालतों में जब जब मुखर होकर कानून के राज की बात होगी, तब तब इन 2 तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। एक तरफ गले में फूल माला डाले रेप और मर्डर के दोषी, तो दूसरी तरफ इंसाफ मिलने के बाद पीड़िता के परिवार का जश्न। तस्वीरों में फासला 1.5 साल का है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई 2 दशक पुरानी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था, इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। न्याय क्या है, कहने को 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसकी आस में करोड़ों लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। बिल्किस बानो ने भी खटखटाया। 2002 में गुजरात दंगों की पीड़िता, शरीर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। परिवार, बच्चे, रिश्तेदार सब मार दिए गए। वक्त के साथ आरोपी दोषी बने और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। मगर बिल्किस के जख्म तब फिर हरे हो गए जब यही दोषी, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, हंसते हुए जेल से बाहर आए, वो भी गुजरात सरकार के ऑर्डर के बाद। बिल्किस ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। तब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ
सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। बिल्किस बानो की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 251 पेज का ऑर्डर दिया है। याचिकाकर्ताओं की वकील ने जिस टिप्पणी का जिक्र किया, अदालत ने 245 और 246वें पन्ने पर तफसील से इसके बारे में लिखा। जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाती है, तब अदालतें ये सुनिश्चित करती हैं कि कानून का राज कायम रहे, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो। और अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो इसका मतलब आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन हुआ। कानून के राज का मतलब होता है कोई भी, फिर चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन करने का ये सामान्य नियम है। हमारे नजरिए में जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि कानून के राज के लिए अदालतें गंभीर नहीं हैं और देश की अदालतें अपने हिसाब से सेलेक्टिव होकर रूल ऑफ लॉ तय करने लगे, जब कानून का पालन ना हो, तब सुप्रीम कोर्ट को उजाले की तरह चमकना चाहिए। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बातें अपने ऑर्डर में क्यों लिखनी पड़ी? क्या बिल्किस के मामले में गुजरात सरकार ने कानून का पालन नहीं किया? क्या गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की? क्या बिल्किस के दोषियों ने अदालत के सामने तथ्य छिपाए थे? इन सवालों का जवाब अदालत ने इत्मीनान से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, गुजरात सरकार को 11 दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए रिहाई का सरकार का फैसला रद्द किया जाता है। अदालत ने कहा, गुजरात सरकार ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों की अनदेखी की, क्योंकि सजा के खिलाफ अपील का फैसला महाराष्ट्र सरकार का ही है। दोषियों की रिहाई पर विचार करने वाली जेल एडवाइजरी कमेटी ने ये तक नहीं देखा कि जिन्होंने अपील की है उन्होंने मुंबई की स्पेशल कोर्ट के सामने जुर्माना तक नहीं भरा। लेकिन उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों ने जेल से रिहाई को लेकर क्या दांवपेच आजमाया था। 2022 में एक आरोपी राधेश्याम साह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि जब हम जेल गए थे 2008 में, उस समय गुजरात में 1992 की रिहाई पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत 14 साल के बाद रिहाई पर विचार राज्य सरकार कर सकती है आवेदन मिलने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो विचार करे। गुजरात सरकार ने इसे आधार बनाया और 15 अगस्त 2022 को राधेश्याम शाह समेत 11 दोषियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने 13 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर ये कहकर रद्द कर दिया कि इसमें अदालत के सामने तथ्य छिपाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि उसकी रिहाई का फैसला सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही लेना था। उसने गलत तथ्य बताकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हासिल किया था, इसलिए उस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा, जब सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई का फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बात सही है कि किसी भी अपराधी को सजा काटने के बाद समाज में वापस जाने और एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में शामिल होने का मौका दिया जाता है। न्याय की ये अवधारणा है और इसीलिए राज्य सरकारों को रिहाई का अधिकार दिया जाता है। लेकिन पीड़िता जो है या पीड़ित, किसी भी कांड का जो पीड़ित है, उसकी तकलीफ को भी ध्यान में रखना चाहिए और समाज में क्या संदेश जा रहा है इस रिहाई से, इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, रिट पिटीशन में दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अब आगे क्या?
सवाल था कि बिल्किस ने जो दोषी हैं उसके, उनको रिहाई पर बाहर रहने देना चाहिए, आ सकते थे वो या नहीं, अब उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ऐसे तर्क चलने लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। अदालतों को न्याय की अवधारणा पूरी तरह समझनी चाहिए, सिर्फ न्याय कहने से नहीं बल्कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम दोषियों को रियायत देने के लिए आर्टिकल 142 को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जिस फैसले को ही हमने रद्द कर दिया उसके आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता। हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि सभी दोषियों ने रिहाई पाने के लिए अदालत और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। ऐसे हालात में इमोशनल अपील के साथ दलील देना भले ही प्रभावशाली लगे, लेकिन वास्तविकता में ये दलीलें हमारी कसौटी पर खोखली दिखाई पड़ती हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के बाद आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजादी के अधिकार वाली दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा इनका राइट टू लिबर्टी तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब इन्हें दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट के इस फैसले का कई सियासी दलों ने स्वागत किया। 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही, यहाँ तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है। आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। I'm grateful for the Supreme Court because this judgment it itself proves that Bilkis Mamla, the victims are totally scot-free, and it is not to be done because the rapists are freely moving and they are enjoying the power. It won't look nice. The Supreme Court judgment, I admire them to take a strong and bold judgment. Whatever the Supreme Court, the court ruling is that it will be followed. There is no complication in that. बिल्किस केस के आरोपी 2004 में गिरफ्तार हुए थे और ये पूरा मामला ट्रायल के लिए महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया था। गुजरात के आरोपी थे, गुजरात का केस था, लेकिन पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ। इसीलिए सबसे बड़ी यही आधार बना केस का कि गुजरात की बजाय महाराष्ट्र सरकार को ही इनकी रिहाई की अपील सुनने का हक था। खैर, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आगे क्या असर पड़ेगा? अब अगर कोई कैदी रिहाई की अपील करता है तो आवेदन करते ही उसकी सजा माफ हो ही जाए, ऐसा नहीं होगा। खासकर जघन्य मामलों में रिहाई का आदेश देते समय राज्य सरकारें सावधानी बरतेंगी। मतलब दोषी को रिहा करना है या नहीं, राज्य सरकारें इस फैसले को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि रिहाई के साथ चिंता पीड़ित पक्ष की भी होनी चाहिए। इसलिए कैदी की रिहाई से समाज को किस तरह का संदेश जाएगा, इसका ध्यान भी जरूर रखा जाएगा। वैसे उम्मीद तो केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी भी लगाकर बैठे हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए। आंदोलन फिर शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई विभागों के कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। मांग एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की उठी है। 4 महीने पहले ही रामलीला और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए थे। तब सरकार ने कमेटी बना दी थी, भरोसा दिया था कि पेंशन का मसला हल करेंगे। लेकिन जब सिस्टम ने सुध नहीं ली तो सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। अब देशव्यापी आंदोलन की चुनौती दी गई है। सर्दी में ओपीएस पर
दिल्ली का पारा फिर हाई है। युवा युवा करे पुकार, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस रद्द करो। सरकार अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। ये किस कुर्बानी की बात उठी है? हक हकूक के वास्ते मर मिटने की जिद क्यों है? फिर इंकलाब के नारों से दिल्ली क्यों गूंज रही है? सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे पहरे सिस्टम के कानों तक बेबस आवाज पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है। विरोध के सुर बुलंद हैं, मंच है दिल्ली का जंतर मंतर। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, अरे भारत सरकार होश में आओ, सरकारी कर्मचारियों से ना टकराओ। हर इंकलाबी के गले में फूल मालाएं हैं और जुबां पर बगावत के सुर। अरे युवा युवा करे पुकार, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस रद्द करो, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ये सरकारी कर्मचारी हैं। सिस्टम की संगदली के मारे कोई लखनऊ से आया है, कोई बिहार से, कोई कश्मीर से तो कोई बंगाल से। इनकी मांग क्या है? क्यों सत्ता और सिस्टम से भिड़ने ये दिल्ली आए हैं? पहले ये समझ लीजिए। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देश भर में शुरू की जाए। प्रदर्शनकारियों की दूसरी मांग, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को फौरन रद्द किया जाए। चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वो यहाँ पर इस अनशन में शामिल हो रहे हैं। और सामने आपको पोस्टर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, जिस पे लिखा है पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच NJCA क्रमिक अनशन 8 से 11 जनवरी 2024 तक। इसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हेडक्वार्टर मंडल के लोग और इसके अलावा जो ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज एंड वर्कर कन्फेडरेशन के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी ये पवन कुमारी और अरुणा है। सर्दी में जब लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे, तब ये फुटपाथ पर क्यों बैठी है और किसकी वजह से और किस लिए? जब एक विधायक को इतनी बार पेंशन मिल जाती है, हमारा रेल कर्मचारी कितना काम करता है। जब वो 60 साल का होता है, बिल्कुल बुढ़ापे में आ जाता है, तो वो घर जाएगा, उसको पेंशन नहीं, कुछ नहीं, 2000-3000 रुपये में क्या करेगा? हम ये हक लेके रहेंगे, ना मिलेगी तो बात ही नहीं, ना क्यों ना मिले, हम तो लेके रहेंगे। बिना पैसे के कुछ नहीं है और बुढ़ापे में पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों को ओपीएस जरूरी है। बहुत बड़ा परिवार है, 7 लोग हैं, अकेली हूँ कमाने वाली। ना सर्दी की परवाह, ना बीमार होने का डर है तो बस अपने भविष्य का, जिसे सरकारों की उदासीनता का ग्रहण लगा दिख रहा है। इनसे मिलिए, ये प्रवीणा, मधु और जया हैं। सबकी अपनी कहानी है, सबका अपना संघर्ष है, लेकिन दर्द और तकलीफ एक सी है। बुढ़ापा एक ऐसा चीज है जहाँ अगर पैसा ना हो तो घर से लेके बाहर तक कोई इज्जत भी नहीं मिलती है, और इज्जत तो छोड़िए, अपना स्वास्थ्य भी चला जाता है। इतना पैसा तो मिले कि अपनी दवाई है, फल है, फ्रूट है, जो बुढ़ापे की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अपना परिवार है। तो बिना पेंशन के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कैसे जीवन जिएंगे। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसी के साथ साथ सरकार ने जो है हमारी न्यू पेंशन स्कीम शुरू की, जिसमें कि हमें कुछ भी एम्प्लॉइज को उस स्कीम में नहीं मिलेगा जो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर से जो है एक बार हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरफ देखा जाए। हमारे संविधान कहता है समान काम समान वेतन। तो मैं तो ओपीएस में आती हूँ, लेकिन मेरे बगल में बैठा जो बच्चा है 2004 के बाद आया है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये अन्याय तो हम नहीं सहेंगे। नारी शक्ति है, सशक्त है, हारना नहीं जानती, लड़ना जानती है। सिस्टम माने ना माने, लेकिन इनका दर्द, इनकी बेबसी वाकई वेदना देती है। इन बातों से मत टकराओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दर्द बुढ़ापे का भी है, हाथ पैर सभी सलामत है, हड्डियों में ताकत बची है, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। जब ताकत नहीं रहेगी,
कैसे कमाएंगे, कौन खिलाएगा? ये संजीन सैनी है, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर सीनियर एसओ हैं। रेलवे में तैनाती है, डर है रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। अगर नई पेंशन स्कीम के तहत पैसा मिला तब तो भूखे मरना तय है। सैनी साहब साथी की अबीती का किस्सा सुना रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। एक बलवीर सिंह रिटायर हुआ है, मास्टर क्राफ्ट्समैन है ना, वो 4600 के 4200 ग्रेड पे का कर्मचारी है और मेरे हिसाब से उसकी पे भी जो है ना 60-70 हज़ार के आसपास होगी। उसको 3200 कुछ रुपये पेंशन लगी है। ये 31/12 को रिटायर हुआ 23 को। तो लोगों को जो अपना बुढ़ापा है वो गर्क में नजर आ रहा है उनको। कौन गारंटी देगा? कोई है जो कहे घबराना नहीं, डरना नहीं, हम बैठे हैं, हम साथ हैं। कुछ नहीं तो दिलासा ही दे दीजिए। इतिहास गवाह है, दिलासे की राजनीति तो दशकों दशक चलती है। बाकी सरकारी नौकरों में गुस्सा क्यों है, लखनऊ के उपेंद्र और दिल्ली के मिश्रा जी बखूबी समझा देंगे। कुछ ना कुछ इस बार जो है जरूर निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हम लोग आखिरी पड़ाव तक ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सरकार ने अभी ट्रक ड्राइवर वगैरह जो हुए थे उनकी लाई थी, उनको आप 2 दिन में उनका आप अपने उसको पलट देते हो, लेकिन हम लोग जो इतने साल से लड़ते चले आ रहे हैं, सरकार को मैं आगाह भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2014 में बीजेपी का कट्टर समर्थक था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारी तमाम जो हमारी सुविधाएं होती थी उनको एक एक करके वो खींचती जा रही है। बहुत दिन नहीं बीते, बात 10 अगस्त की है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक आंदोलन हुआ था। ओपीएस पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, मोदी जी से भरोसा भी मिला। 4 महीने गुजर गए, कोई सुध लेने नहीं आया, इसीलिए आंदोलन की राह पकड़ ली। इस भर में ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। इसका असर जो है वो कहीं न कहीं पर जो है वो चुनावों पर भी पड़ता है। सरकार शांति से बात को मान लेती है, बात कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेगी तो हमें मजबूरी में जो है वो इसके लिए संपूर्ण हड़ताल पर भी जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। दिसंबर 2003 की बात है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। तब पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई, जो 1 अप्रैल 2004 से देश भर में लागू है। ये कुसुम है, सिंगल मदर है। 2004 के बाद ज्वाइनिंग है, ओपीएस नहीं मिली तो जिंदगी कितनी बोझिल हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को बहुत मुश्किलें होती है। मैं अपना पैसा छोड़ के, जो ग्रेजुएटी में हमें मिलता है पैसा, मैं वो छोड़ के, अपना पैसा छोड़ के तो जाके मैं कुछ पैसा ले रही हूँ, वरना मेरे पास कोई पेंशन नहीं। आज मेरे पास पेंशन होती तो शायद एक और ज़्यादा मेरे को अपने बच्चों को पालने में, सिंगल मदर हूँ तो शायद मेरे को ज़्यादा अपने बच्चों को पालने में हेल्प होती। कुसुम ही क्यों, इनसे मिलिए। ये उमेश और पूजा हैं। ये सोचकर परेशान है कि सरकारी नौकरी करने के बाद भी बुढ़ापे में भूखा मरने की नौबत आ सकती है, इसलिए सिस्टम को जगाने आई है। 30 से 35 साल की उम्र में तो बच्चे ही होते हैं, तो वो 60 साल की उम्र तक वो उनकी शायद पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ना उनका शादी ब्याह हो पाएगा। तो जब तक हम लोग रिटायर होंगे तो हमारे बच्चे स्टैंड नहीं हो पाएंगे। तो और जब हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य ऑलरेडी अंधकार में है ही है। अगर पेंशन एनपीएस से बहुत अच्छी है तो फिर ये नेताओं पर क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि नेता लोग भी तो बड़े ये 3-3, 4-4 पेंशन जो लेते हैं, या तो फिर इतनी अच्छी है तो उनको भी लागू करें। नहीं, अगर हमें नहीं देना चाहते ना तो कोई बात नहीं, आप लोग भी छोड़े पेंशन, नेता लोग भी पेंशन छोड़े, हम भी छोड़ देंगे। जिंदगी इम्तिहान लेती है। पूजा और उमेश भी महंगाई के दौर में अग्नि परीक्षा दे रही है। सीमा और हरप्रीत का किस्सा सुनिए। सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा वो मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, उनको पेंशन मिल रही है, वो अपना दवाई पानी कुछ भी है वो ले रहे हैं, और हमारे आगे तो मतलब इतना, अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं, हर बच्चा तो ऐसा नहीं होता कि जो हमारे बच्चों को माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे। माँ बाप अकेले रह गए, ना उनके पास पैसे होते, ना उनके पास कोई वो होता, तो वो कैसे मतलब हैंडल करेंगे। अब तक मुझे 16 साल हो गए नौकरी करते हुए, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च हुआ है, अभी भी बच्चे स्टैंड नहीं हुए हैं और सिर्फ 10 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को, तो क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात और, दुनिया की करीब 8 अरब आबादी में 121 करोड़ युवा हैं।
इनमें सबसे ज्यादा 21% भारत में है। इस लिहाज से भारत में करीब 48 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है। उनकी ख्वाहिश यही रहती है कि एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलेगी तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी तो गुजारा कैसे होगा। 2004 से पहले जो भर्ती हुए हैं उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। लेकिन भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता उन युवाओं को है जिन्होंने 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, ये चिंता उनको सताती है। सरकार को सुनना चाहिए। देखो, सरकारी कर्मचारी का जो माई बाप है वो सरकारी है, उसे देखना पड़ेगा कर्मचारी की तरफ भी कि भाई कर्मचारी भी जो है उनका एक पार्ट है, उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं के लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए काम करते हैं। थोड़ा उनके लिए भी उनको सोचना पड़ेगा। पेंशन की मांग ये नहीं है कि पैसा चाहिए, पेंशन की मांग है कि एक स्वाभिमान चाहिए, ताकि बुढ़ापे में आज हमारे देश की स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सुविधाएं हैं। बहुत सारे ऐसे एरिए हैं गाँव में देखते हैं, घर घर की यही कहानी है कि बच्चे जब बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप, तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उनकी देखभाल करें या पूरी सहायता करें। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और मैं 21 का ज्वाइन हूँ और मेरी 30 ईयर की सर्विस है। अगर मैं अपनी बेटियों को अच्छा से पढ़ाऊँगा तो 30 ईयर तक मैं उनकी मैरिज करूँगा और उन मैरिज के बाद वो अपनी फैमिलियों को देखेंगी, मेरे को नहीं देखेंगे। और 30 ईयर बाद मैं अगर रिटायर हूँगा तो मेरे को भी सर्वाइव करने के लिए भी दिक्कत रहेगी। जो फंड मैंने यहाँ कमाया वो मैंने अपनी बेटियों के खर्चे में, शादी में यूज कर लूँगा। सरकारी कर्मचारियों को मलाल इतना ही है कि अगर देश तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की क्यों ना हो, क्यों अपने बुढ़ापे की फिक्र उसे हमेशा रहे। आखिर ओपीएस लागू करना क्यों टेढ़ी खीर है। देश में करीब 87 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हर राज्य ओपीएस लागू करे तो सालाना 31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां एनपीएस की जगह ओपीएस लागू है या सरकारों ने वादा कर दिया है कि हम करेंगे। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ही ओपीएस पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 3 राज्यों में ही। अगर इस तरह से सभी राज्य करेंगे तो बजट कितना ऊपर जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पुरानी और नई पेंशन स्कीम में आखिर फर्क क्या है और बवाल ये है क्यों। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। नई पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा ही कटता है। ओपीएस के तहत यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता है। नई पेंशन स्कीम में शेयर बाजार के बेस्ड है वो, और लिहाजा उसकी उतनी सुरक्षा की गारंटी नहीं है जितनी ओल्ड की है। ओपीएस के तहत सरकार अपने खजाने से पेमेंट करती है और न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक और अहम बात यह है कि ओपीएस के तहत आने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि नई पेंशन स्कीम टैक्स कटौती के दायरे में आती है। चुनाव आते हैं तो नेताजी वादों का पिटारा लाते हैं। 4 महीने पहले ओपीएस पर कमेटी बनी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब लोकसभा चुनाव सामने आ गए हैं। कर्मचारियों के मन में जो शंका है उसे दूर करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपने ही हैं। और पब्लिक के इंटरेस्ट में यह सवाल भी वाजिब लगता है कि अगर 4 महीने विधायक रहने वाला ताउम्र पेंशन का हकदार हो जाता है तो 35-40 साल तक सरकारी नौकरी करने वाला क्यों नहीं। चुनाव के बाद देश में या किसी राज्य में जब सरकारें बदलती हैं तो कई सरकारी बंगले भी सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक बंगला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। आजकल इस बंगले की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि मंत्री साहब का ये आवास खाली हुआ और नए नवेले मंत्री को गृह प्रवेश करने के लिए जाना था, वो पहुंच गए। बंगले के अंदरूनी हालात देखे तो मंत्री साहब की हालत खराब हो गई। फर्श से उखड़ी हुई टाइलें, दीवार से एयर कंडीशनर गायब,
छत में लगी फॉल सीलिंग का पता नहीं, जड़ समेत लैंप पोस्ट भी नदारद। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद ये बंगला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के खाते में आया, लेकिन राज्य का स्वास्थ्य सुधारने से पहले श्याम बिहारी अपने सरकारी आवास की सेहत सुधारने में लगे हैं। छत पर पंखा टंगा है लेकिन चल नहीं सकता क्योंकि स्विच बोर्ड ही नहीं है। कमरों में लगे टीवी गायब है। शिव डहरिया कांग्रेस सरकार में जो है नगरीय प्रशासन मंत्री थे और ये बंगला उन्हें ही अलॉट किया गया था, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं जो नए नवेले, उन्हें इस घर में शिफ्ट होना है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री जो हैं शिव डहरिया, वो इस बंगले से कई सामान उठा ले गए हैं या फिर उनके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से कई सामान चोरी कर ले गए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है टीवी का शोकेस लगा हुआ है, यहाँ से टीवी गायब है और उन्होंने कहा है कि टीवी एसी तक चोरी कर ले गए हैं। ये देखिए ये यहाँ पर सेंट्रल एसी लगा हुआ था, मैं दिखाना चाहता हूँ, दुर्गेश दिखाओ। यहाँ पर सेंट्रल एसी लगा हुआ था और ये सेंट्रल एसी निकाल ले गए हैं। फिलहाल जो है अभी रिपेयरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। ये बताओ यहाँ पे पहले क्या था? पहले एसी था, अब एसी नहीं है। पहले एसी था, अब एसी नहीं, सिर्फ इसको पैक करने के लिए बोले हमको। कौन बोला है पैक करने के लिए? ठेकेदार हमारा। बाथरूम की दीवार पर गीजर लगा था, अब सिर्फ उसके निशान बाकी हैं। बंगले में पानी की सप्लाई भी बंद है क्योंकि नल के और बाथरूम की फिटिंग गायब है। हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म तक नहीं है। यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म बना होता था, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी उठा ले गए जो मॉड्यूलर बना हुआ था। इसके अलावा ये निशान से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिमनी लगाई गई थी। जब मंत्री जी, पूर्व मंत्री जो गए यहाँ से शिव डहरिया, वो जाते जाते ये चिमनी भी ले गए। अब उसके अलावा तो छोड़ दीजिए, नल तक उठा ले गए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नलों की जो है टोटी गायब है। ये देख सकते हैं कि ये बाथरूम में यहाँ पर जो है गीजर लगाया गया था ऊपर, यहाँ पर बाथरूम में गीजर लगा हुआ था और मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, वो जाते जाते गीजर भी ले गए। मैंने क्या बंगला में वहाँ पूरी तरह से जो सामान थे वो गायब हैं। वहाँ एसी गायब हैं, वहाँ टेलीफोन गायब है, बाथरूम से आईना तक गायब हैं, किचन के पूरे प्लेटफार्म, पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। हमारी आवास है, उस पर जो है चोरी की गई है। भूपेश सरकार में रायपुर का बंगला C2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शिव डहरिया को अलॉट था। सरकार गई तो डहरिया साहब का मंत्री पद भी चला गया। जाहिर है बंगला भी जाना था, लेकिन बंगले में लगा सामान कहाँ गया? श्याम बिहारी जायसवाल ने इसी सवाल का जवाब जांच से तलाशने की बात कही तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया नाराज हो गए। मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफ़ी मांगना चाहिए, और अगर उनको ज़रूरत है तो PWD जितना सामान उनको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, तो एक सामान गिनवा ले वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, ना पहले लगाया हूँ ना अब लगा रहा हूँ, चूंकि वो जांच का विषय है। अब ये समझने वाली बात है कि एक मंत्री जिसमें लगातार रह रहे हों और अचानक से उसमें सब सामान गायब हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जांच के विषय है और उसकी जांच हम करा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वसूली होगी, क्योंकि शासकीय धन का दुरुपयोग उसमें हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो खैर एक मंत्री का बंगला बदहाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 75% मंत्री बेहाल हैं। ज्यादातर मंत्रियों को सरकारी आवास ही नहीं मिला, लेकिन बंगले का सवाल सुनते ही बस एक ही बात कहते हैं, सब चंगा सी। बंगला कोई इशू नहीं है, हम ये आराम से रह रहे हैं। कमरे में आदमी को एक खाट और एक कमरा लगता है, एक बाथरूम टॉयलेट लगती है, बढ़िया अपना काम चल रहा है ना। एमपी में सरकार बने हुए 23 दिन गुजर गए, नई कैबिनेट गठित हुए 10 दिन हो गए, लेकिन 28 में से 22 मंत्री बेघर हैं। शिवराज सरकार में 12 मंत्री विधायक का चुनाव हार गए, लेकिन बंगलों पर उनका कब्जा बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, प्रभुराम चौधरी, उषा ठाकुर, शिवराज सरकार में रहे दर्जन भर पूर्व मंत्री पुराने बंगलों से निकलने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए मोहन यादव सरकार का कोई मंत्री कामकाज के बाद रिश्तेदार के घर जाकर सोता है
तो किसी मंत्री ने गेस्ट हाउस में डेरा डाल रखा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी बंगला नहीं मिला तो टेम्परेरी इंतजाम कर लिया। पूर्व विधायक और बेटे आकाश विजयवर्गीय के बंगले में शिफ्ट हो गए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी भोपाल में फिलहाल बेघर हैं। उनका ठिकाना पूर्व विधायक और भाई जालम सिंह पटेल का सरकारी आवास है। डिप्टी सीएम तक को बंगला अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है क्योंकि उनका भोपाल में खुद का घर है। दिक्कत उन मंत्रियों को ज्यादा है जिनका ना भोपाल में कोई घर है, ना कोई पूर्व विधायक या विधायक मंत्री या रिश्तेदार। बंगलों की वीरानी और तोड़फोड़ का आलम कोई छत्तीसगढ़ की अकेली कहानी नहीं है, बहुत जगह ऐसे होता है। यूपी के सरकारी बंगले से भी नलके और फिटिंग गायब हुए थे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके सरकारी आवास की बाथरूम फिटिंग गायब मिली थी। बड़ी किरकिरी हुई थी तब समाजवादी पार्टी की सरकार की। टोंटियां आज तक महंगी पड़ रही हैं उनको। चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बिहार का नौकरी वाला पॉजिटिव पक्ष आपको दिखाया था कि वहां नौकरियां बरस रही हैं, बहार है। आज हम आपको बिहार के क्रिकेट की दुनिया का बदहाल पक्ष दिखाएंगे। बिहार के इकलौते क्रिकेट स्टेडियम की हालत किसने खराब की? बिहार के युवा खिलाड़ियों के भविष्य से आखिरकार कौन खेल रहा है? अगर स्टेडियम ठीक नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि टूटे फूटे स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच करवा दिया? डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं, कम से कम उनको तो ये खबर जरूर देखनी चाहिए। पंकज अवस्थी से मिलिए। बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर हैं। हर रोज 4 घंटे बिहार के इसी मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। सपना है भारत के लिए खेलने का। सपना तो सबका एक ही रहता है कि आगे इंडिया खेलें, स्टेट खेलें, स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। कब से कब तक प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में? हम एक दिन में यही 4 घंटे। सपना तो बिहार के सुरांश राज ने भी देखा। देश के लिए खेलें, खचाखच भरे स्टेडियम में चौके छक्के लगाएं, पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन करें। रोज कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं? 3 से 4 घंटा। क्या सपना है? इंडिया खेलना है और क्या। मेरा ही नहीं, सारे प्लेयर्स का, जो भी बिहार के जितने भी प्लेयर्स, सबका रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से, कि बढ़िया फैसिलिटीज़ हम लोग को प्रोवाइड किए जाए, एक अच्छा स्टेडियम दिया जाए ताकि आराम से हम लोग और अच्छे से एंजॉय कर सकें, हम लोग भी आगे प्रमोट हो सकें। लेकिन पंकज हो या फिर सूर्यांश, बिहार के इन युवा खिलाड़ियों के सपनों से कौन खेल रहा है? बहुत ही यहाँ पे सर गंदा स्टेडियम है सर। यहाँ पे सर साफ सफाई नहीं है सर। देखिए इससे अच्छा तो सर गांव का स्टेडियम होता है सर। सिर्फ एक दूसरे में ये जातिवाद करिए और वो उसको बोलता है पर कोई ध्यान देता नहीं है सर। ये बिहार का इकलौता मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम है। दीवारों पर लगा प्लास्टर दब तोड़ चुका है, पौधे उगाए हैं, गैलरी का लेंटर चीख कर अपनी पूरी हो चुकी म्याद बयां कर रहा है। सरिये तक साफ दिख रहे हैं, न जाने छत कब गिर जाए। स्टेडियम ठीक नहीं कर पाए तो बोर्ड लगा दिया, गैलरी में प्रवेश निषेध है। विश्व का सबसे अजूबा स्टेडियम। हम स्टेडियम मैच देखने नहीं आए हैं, स्टेडियम को देखने आए हुए हैं। खेल मंत्री यहाँ पे आके पहले दिन हाथ जब मिला रहे थे, उनको शर्म आना चाहिए कि यहाँ पर कैसे वो आ गए। पेवेलियन की सीटें टूट चुकी हैं, घास उगाई, शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हैं। स्टेडियम में जहां तक आपकी नजर जाएगी बद इंतजामी का ही आलम नजर आएगा। इन सब के बीच भी मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ। 27 साल बाद यहाँ पे मैच हुआ तो आए मैच देखने। ऐसा स्टेडियम हम कभी नहीं देखे हैं। हम लोग का जो भविष्य है वो खतरे में जा रहा है। बीसीसीआई को कुछ करना चाहिए इसके लिए। दीवार में कब कौन सा गिर जाएगा कुछ पता भी नहीं है। बीसीसीआई हो या फिर बिहार सरकार, नकारा सिस्टम में कोई स्टेडियम की सुध लेने वाला नहीं। दावा है इस स्टेडियम में 25,000 दर्शक मैच देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दर्शक बैठेंगे कहां? ये पेवेलियन ही जर्जर हो गया है।
2018 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से दोबारा मान्यता मिली। झारखंड बनने पर बिहार से रणजी ट्रॉफी का स्टेटस छीन लिया गया था। 1993 में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच यहां पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था। 1996 में केन्या और जिम्बाब्वे के बीच मैच हुआ था। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का इतिहास सुनहरा रहा है। बड़े बड़े इवेंट कराकर देश विदेश में वाहवाही लूटने वाले बीसीसीआई के कर्ता धर्ता अब क्या कर रहे हैं? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के अंडर ही काम करती है, फिर कैसे स्टेडियम की हालत इतनी खस्ता हो गई? हम लोग के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी बीसीसीआई के सहयोग से अपना एक नया स्टेडियम बनाने के दिशा में काम कर रहा है और जल्दी ही स्टेडियम हम लोग की भी शिलान्यास होगी। तेजस्वी यादव जी, आप भी स्टेडियम की हालत देख लीजिए। आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, खेल और खिलाड़ी दोनों को समझते हैं। 16 महीने से आप सत्ता में भी हैं। 2004 से लेकर 2009 तक आपके पिता लालू यादव जी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार इस स्टेडियम में मैच से पहले फीता काटा था। फिर भी स्टेडियम ने दम तोड़ दिया और आपको पता तक नहीं चला। स्थिति तो बहुत बुरी दिख रही है यहाँ। देखें, यही दिख रहा है यहाँ पे। स्थिति है ही क्या, कुछ व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बिहार के खिलाड़ी कहीं झारखंड जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं। बिहार की गठबंधन सरकार में खेल कोटा आरजेडी के पास है। मंत्री हैं जितेंद्र राय। राय साहब इस स्टेडियम में आते भी हैं, खिलाड़ियों से तालियां भी बजवाते हैं, लेकिन स्टेडियम की हालत ठीक करने का ख्याल उनके भी मन में क्या कभी नहीं आया? सिर्फ चारों तरफ जंगल जारी है, लेकिन जो यहाँ के खेल मंत्री हैं उन लोगों की आंखों में पता नहीं पट्टी बंधा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ के खेल मंत्रालय जो खेल मंत्री है उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ के स्टेडियम किस तरह का है। मोइनुल हक स्टेडियम का टेंडर हो चुका है और जब से नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है उनकी चिंता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी ने इसके जीर्णोद्धार के लिए बीड़ा उठाई है। मैदान ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है वो बहुत पहले ही 2008 में ही ये रिपोर्ट दिया गया था कि ये जर्जर है। मैदान ठीक है, ढांचा जर्जर। नेताजी ये कहते हुए आपका गला नहीं सूखा। खिलाड़ियों को मैदान मिल जाता है, लेकिन जो दर्शक पैसा देकर मैच देखने आते हैं उन्हें इस घास के अलावा क्या मिलेगा? अगर गैलरी की छत गिरने से कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टेडियम को जंगल में तब्दील करने वालों का हिसाब किताब आखिर कौन करेगा? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जबरदस्त कलह है। इसका असर 5 जनवरी को हुए रणजी ट्रॉफी मैच में भी देखने को मिल गया था। मोइनुल हक स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ मैच खेलने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की 2 टीमें मैदान में पहुंच गई। एक टीम का चयन बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने किया था, तो दूसरी टीम का चयन बीसीए के सचिव अमित कुमार ने किया था। मैदान में जमकर बवाल हुआ। हालांकि बाद में राकेश तिवारी की टीम को मैच खेलने का मौका मिला। सचिव अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मैंने सबसे पहले बीसीसीआई को उन्हें मेल के माध्यम से हमने जानकारी दिया कि हम रणजी का टीम बनाने जा रहे हैं। आप अपना ऑब्जर्वर भेज सकते हैं या सेलेक्टर को भेज सकते हैं, और 2 तारीख का डेट है। उसके बाद हम 1 तारीख को फिर रिमाइंडर भेजें। अगर आप नहीं भेजते हैं तो मैं टीम बनाऊंगा, और उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम टीम बनाए। जिस लोकपाल का रेफरेंस दिया जा रहा है NK सिंह, नवल किशोर सिंह के द्वारा अमित को बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि नियम संगत नहीं है, और वो भी शक के दायरे में आए और कोर्ट ने उन पर भी संज्ञान लिया है। हाल देखिए आप कि मुंबई की टीम से खेलने के लिए बिहार की 2-2 टीमें एक ही ग्राउंड में पहुंच गई। हंसी आ जाती है सुन के भी, क्या हाल है खेल का। वैसे नीतीश कैबिनेट में एक आज फैसला हो गया है। बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन होगा। बिहार में क्रिकेट मैच या स्टेडियम के रखरखाव पर साल 2020-21 में बीसीसीआई ने करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन ना तो बिहार के स्टेडियम ठीक हुए और ना ही एसोसिएशन की गुटबाजी। हम बिहार सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन से यही कहेंगे, यही अपील करेंगे, स्टेडियम ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार के युवाओं की बात है और पब्लिक इंटरेस्ट में हम युवाओं के हित से जुड़ा हर सवाल उठाते ही रहेंगे।
बात नई सरकार के हारे हुए मंत्री की करते हैं। आपको याद होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। भजन लाल शर्मा की सरकार में कई चेहरे मंत्री बन गए। इनमें से एक चेहरा है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जब श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नाम का ऐलान किया तो उपचुनाव से पहले ही, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। 4 विभागों में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन गए। बीजेपी को लगता था कि सुरेंद्र पाल सिंह जब बतौर मंत्री जनता के बीच जाएंगे तो चुनाव जीतने में आसानी होगी, लेकिन हो गया इससे उल्टा। कर्णपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो मंत्री का पद धरे का धरा रह गया। कांग्रेस के कैंडिडेट ने 11,283 वोटों से हरा दिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रत्याशी को मतदान से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और इसकी वजह से एक और दूसरा इतिहास भी बन गया। सुरेंद्र पाल सिंह अपने विभाग का कार्यभार संभालने से पहले ही मंत्री की कुर्सी गंवा बैठे, यानी सिर्फ 10 दिन के मंत्री, वो भी बिना चुनाव जीते। अब मुझे लगता क्या है, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास था कि टीटी की सीट फंस सकती है, इसीलिए उनको मंत्री पद दिया गया कि शायद निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाई। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो तो करारा तमाशा लगाया है जनता ने। वहाँ की जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। दरअसल मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कर्णपुर के मतदाता बहुत समझदार हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन पब्लिक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को साथ लेकर नहीं चली, चुनाव वो हार गए। अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपके क्या कमेंट्स आए हैं फटाफट ये देख लेते हैं। अमरीश क्या लिखते हैं, एबीपी न्यूज पब्लिक इंटरेस्ट शोज ऑलवेज रेज एंड कवर्ड रियल इश्यूज बेस्ड न्यूज सुपर्ब। थैंक यू अमरीश, आप ये हौसला बनाए रखेंगे, हम आपकी खबरें दिखाते रहते हैं इसी तरह से और दिखाते रहेंगे। विवेक मोहन लिखते हैं, नो डाउट एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी एंड कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज। शुक्रिया विवेक, आप सब लोग जब ये बोलते हैं तो लगता है कि वाकई हम आपके मुद्दे उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। अब वक्त हो गया मेरे जाने का, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। अखिलेश आनंद 10 बजे लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट, उसे देखना नहीं भूलना। और मेरे साथ कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपके मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक शुभ रात्रि।